Good morning. So today we are going to start a new topic here, that is the preparation of colloids. तो यहाँ पर इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि colloids के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, एसोसिएटेड colloids के बारे में पढ़ा, मल्टीमॉलिक्यूलर colloids के बारे में पढ़ा, ठीक है, मैक्रोमॉलिक्यूलर colloids के बारे में पढ़ा। तो अब यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है, इट इज अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ colloids. colloids हम किस तरीके से बना सकते हैं, colloidal सॉल्यूशन को बनाने के कौन कौन से प्रोसेस हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर केमिकल मेथड से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, केमिकल मेथड में कोई केमिकल रिएक्शन कैरी आउट की जाती है और वहां पर हमें क्या मिलता है, कोलाइडल पार्टिकल फॉर्मेशन आपके उस केस में होता है। जैसे देख लीजिए, कोलाइडल डिस्पर्जेंस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय केमिकल रिएक्शंस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस। These molecules then aggregate leading to the formation of sols. कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जैसे ये FeCl3 है, FeCl3 वाटर के साथ क्या कर रहा है, इट इज अंडरगोइंग हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस में जाने पर ये क्या बना दे रहे हैं, यहाँ पर ये है आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड क्या है यहाँ पर, दिस फेरिक हाइड्रोक्साइड इज द सोल, मीन्स it is the FeOH3. This is the solid particle which is now in water, which is now dispersed in water. तो ये FeOH3 आपका सोल बन चुका है। सोल क्या होता है, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सॉलिड डिस्पर्स फेज जब लिक्विड डिस्पर्जन मीडियम में आपका कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है, देन दैट इज कॉल्ड सोल। इसको हम क्या कहते हैं, सोल कहते हैं। दो चीजें होती है कोलाइडल सॉल्यूशन में, एक डिस्पर्स फेज होता है, दूसरा डिस्पर्जन मीडियम होता है। डिस्पर्स फेज आपका कोलाइडल पार्टिकल्स है, डिस्पर्स मीडियम आपका सॉल्वेंट हो सकता है। जैसे यहाँ पर अगर हम इसको सोल्व करें तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि FeOH3 ये यहाँ पर सॉलिड है और इसने वाटर जो यहाँ पर डिस्पर्जन मीडियम है सॉल्वेंट, उसके साथ कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया। नाउ दिस इज कॉल्ड सोल, मीन्स सॉलिड कोलाइडल सोल, जहां पर कोलाइडल पार्टिकल्स आपके सॉलिड है और लिक्विड में डिस्पर्स्ड हैं, उसको हम सोल कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा केमिकल मेथड। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर ब्रेडिक्स आर्क्स मेथड। तो ब्रेडिक्स आर्क मेथड भी बहुत ही सिंपल है। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे अगर हम इसकी बात करें, ये आपके पास कोई कंटेनर है, दिस कंटेनर इज कंटेनिंग आइस, यहाँ पर आइस भरा हुआ है, बर्फ, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये दो स्टैंड रखे गए हैं और इन स्टैंड के ऊपर हमने कोई बीकर या कोई कंटेनर हमने रख दिया। उस कंटेनर में आपके पास क्या है, उस कंटेनर में आपके पास डिस्पर्जन मीडियम है। दिस डिस्पर्जन मीडियम कैन बी वाटर और एनी अदर लिक्विड, ठीक है, जो हमारे पास एज ए डिस्पर्जन मीडियम हम जिसको यूज करना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो दो इलेक्ट्रोड्स आप देख रहे हैं, दीज आर व्हाट, ठीक है, यहाँ पर इनकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, वी आर कनेक्टिंग दीज टू फ्रॉम हियर। ये जो पॉइंट मैं आपको दिख रहा हूं, यहां पर इनको एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। और इस कनेक्शन, ये एक पावर सप्लाई से कनेक्टेड है, दीज आर कनेक्टेड टू द पावर सप्लाई। और अब यहां पर जब हम इनको क्लोज लाएंगे तो ऐसी कंडीशन में इनके बीच में स्पार्किंग होगी, जिसके कारण हीट जनरेट होगी, इलेक्ट्रिक आर्क कंप्लीट हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रिक आर्क है यहाँ पर, इट इज स्टक बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द मेटल। ठीक है, ये जो मेटल के इलेक्ट्रोड्स हैं जो यहाँ पर डिस्पर्जन मीडियम में इमर्ज किए गए हैं, देन द इंटेंस हीट इज प्रोड्यूस्ड। तो ये जो इंटेंस हीट है ये वेपराइज करती है मेटल्स को, और वेपराइजेशन के बाद विच देन अगेन कंडेंस टू फॉर्म द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल साइज। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्या होता है, देखिए फिर से देख लीजिए, जैसे ये बड़ा वाला कंटेनर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, दिस कंटेनर इज कंटेनिंग आइस, ओके। अब यहाँ पर दो स्टैंड हमने लगाए, दोनों स्टैंड के ऊपर हमने कोई कंटेनर रख दिया, उसमें हमने डिस्पर्जन मीडियम रख दिया, और दो मेटल्स हमने इस तरीके से यहाँ पर इसमें डिस्पर्जन मीडियम में इमर्ज कर दिए, और इसको हमने पावर सप्लाई से कनेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर हम इन दोनों को क्लोज लाएंगे, वी विल मेक देम कम क्लोजर। जब इनको पास लाएंगे तो ऐसी कंडीशन में एक इलेक्ट्रिक आर्क बनेगा, और जिसके कारण यहाँ पर स्पार्किंग होगी और इंटेंस हीट प्रोड्यूस होगी, जो यहाँ पर मेटल को, कौन से मेटल को, ये इलेक्ट्रोड, जिन मेटल से ये इलेक्ट्रोड बने हैं, इन मेटल्स को वेपराइज करेगा। और इस वेपराइजेशन से यहाँ पर जैसे ये वेपर्स में बन के इस तरीके से ऊपर उठने लगेंगे, ये डिस्पर्जन मीडियम जो कि आइस बाथ में है, ठीक है, आइस के कांटेक्ट में है,
उसके कारण ये आपके कंडेंस हो जाएंगे, कंडेंस होके ये फिर नीचे आ जाएंगे और ये पार्टिकल्स आपके इनका जो साइज होगा इट विल बी इन कोलाइडल रेंज, ठीक है, कोलाइडल साइज के रेंज में होगा। और इस तरीके से हम यहाँ पर एक कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। जब ये पूरा बन जाएगा हम इन इलेक्ट्रोड्स को किनारे कर देंगे और हमारे पास डिस्पर्जन मीडियम हो जाएंगे, जो मेटल्स आपके वेपराइज होके यहाँ पर कंडेंस हुए हैं वो आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। वो जो पार्टिकल्स हैं दिस विल बी कॉल्ड डिस्पर्स फेज, और जो आपके पास ये लिक्विड है ये आपके पास डिस्पर्जन मीडियम होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर पेप्टाइजेशन क्या होता है। तो पेप्टाइजेशन इज व्हाट, इट इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सोल बाय शेकिंग इट विद डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। मान लीजिए जैसे आपके पास कोई भी कोलाइडल कोई भी आपके पास प्रेसिपिटेट है, ठीक है, कोलाइडल प्रेसिपिटेट है आपके पास, ठीक है, कोई भी आपका हो सकता है, जैसे गोल्ड सोल समझ लीजिए, जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था गोल्ड सोल कैसे बनता है, ठीक है। या हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो हमने अभी फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल देखा था ये वाला, ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है। तो अगर हमने यहाँ पर ये आपके पास प्रेसिपिटेट बना है किसी कोलाइडल पार्टिकल्स का और आप इसको कोलाइडल सोल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो कोलाइडल सोल में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू मस्ट पोर सम डिस्पर्जन मीडियम, आपको इसमें डिस्पर्जन मीडियम डालना पड़ेगा, यानी कि कोई सॉल्वेंट आपको डालना पड़ेगा। जब आप डिस्पर्जन मीडियम को इसमें डालेंगे तो डिस्पर्जन मीडियम के साथ साथ आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी डालना पड़ेगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आपका कोई भी हो सकता है, आपका KCl हो सकता है, आपका NaCl हो सकता है, कोई अदर इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, उसे भी आपने थोड़ा यहाँ पर डाल दिया। नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ दिस डिस्पर्जन मीडियम, जो आपका पास सॉल्वेंट है और जो इलेक्ट्रोलाइट है, इसके प्रेजेंस में ये जो आपके पास प्रेसिपिटेटेड जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं these will be dispersed in whole medium, in whole dispersion medium। और इस तरीके से आप यहाँ पे क्या करते हैं, फ्रेशली एक नया कोलाइडल सोल बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा क्यों होता है कि हम यहाँ पर स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाल के ही ऐसा करते हैं, इसका रीजन समझ लीजिए। जैसे देखिए एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर कोई कोलाइडल पार्टिकल इस तरीके से हमने रखे हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से हमने कोलाइडल पार्टिकल्स यहाँ पर रख लिए और मान लीजिए यहाँ पर हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट डाला और इलेक्ट्रोलाइट ये समझ लीजिए आपने यहाँ पर डाल दिया KCl आपका वो इलेक्ट्रोलाइट है जिसे आपने किसके साथ डाला, जिसे आपने यहाँ पर डिस्पर्जन मीडियम के साथ, इसमें ये डिस्पर्जन मीडियम येलो, ठीक है, ये जो येलो डिस्पर्जन मीडियम है इसके साथ आपने KCl डाल दिया और इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या है, ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं जो आपके ब्लैक में कोलाइडल पार्टिकल्स दिख रहे हैं, दीज कोलाइडल पार्टिकल्स विल एब्जॉर्ब वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस ऑफ द KCl, यानी कि KCl में दो आयंस है, एक K पॉजिटिव है दूसरा Cl नेगेटिव, इन दोनों में से या तो पॉजिटिवली या तो नेगेटिवली किसी चार्ज पार्टिकल को ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स जो ब्लैक हैं ये अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब करेंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए इसने Cl नेगेटिव को एब्जॉर्ब किया, ये सभी पार्टिकल्स ने किसको एब्जॉर्ब किया, Cl नेगेटिव को, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर Cl नेगेटिव, मैं यहाँ पर ग्रीन से दिखाता हूँ Cl नेगेटिव को, तो इस तरीके से यहाँ पर सभी पार्टिकल्स ने Cl नेगेटिव को एब्जॉर्ब कर लिया इस तरीके से, ठीक है। इस एब्जॉर्प्शन से क्या होगा, यहाँ पर जो ये Cl नेगेटिव है बीइंग नेगेटिवली चार्ज, यहाँ पर ये कोलाइडल पार्टिकल्स का भी नेगेटिव चार्ज करेगा, क्योंकि इनिशियली कोलाइडल पार्टिकल का जो चार्ज था वो अपने आप में न्यूट्रल थे। Cl नेगेटिव को ऑब्जर्व करने के बाद अब वो नेगेटिव चार्ज हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब उनके बीच में आपस में रिपल्सन हो जाएगा, ठीक है। जब ये प्रेसिपिटेट थे तो आपस में मिले हुए थे, आपने इसमें डिस्पर्जन मीडियम डाला, KCl डाला, KCl से इसने Cl नेगेटिव को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने पर अब इनमें आपस में रिपल्सन हो जाएगा। अब इस रिपल्सन से क्या होगा, इस रिपल्सन से ये जो पार्टिकल्स है एक दूसरे से दूर दूर होने लग जाएंगे, when these particles are going far from each other, ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर ये पूरे डिस्पर्जन मीडियम में
पूरी तरीके से डिस्पर्ज हो जाएंगे और एक नया आपके पास यहाँ पर सोल बन जाएगा। सोल क्या होता है मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, ये आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर पेप्टाइजेशन की हेल्प से एक कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये है पेप्टाइजेशन की प्रोसेस। तो अगर आपसे पूछा जाएगा पेप्टाइजेशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सोल बाय शेकिंग इट विद डिस्पर्जन मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रोलाइट। बस अब आगे चलते हैं, यहाँ पर प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन का प्योरिफिकेशन कैसे करते हैं? देखो, कोलाइडल सॉल्यूशन में आपके पास डिस्पर्जन मीडियम होता है, डिस्पर्जन मीडियम के साथ आपके पास डिस्पर्स फेज होते हैं। अब डिस्पर्स फेज के साथ साथ कभी कभी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी रह जाते हैं, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी रह जाते हैं। तो वो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हैं उनको हमें क्या करना होता है, रिमूव करना होता है, ठीक है। अगर वो आपके पास एक्सेस में आ जाते हैं तो उनको रिमूव करना होता है ताकि हम कोलाइडल पार्टिकल्स को पूरी तरीके से प्योर कर लें। देखो, प्योर से मतलब ये होता है कि अब यहाँ पर सिर्फ डिस्पर्जन मीडियम होगा और कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे। जो अदर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, आयंस हैं, उनको हमें रिमूव करना है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्योरिफिकेशन, ठीक है। तो इस प्योरिफिकेशन प्रोसेस को हम डायलिसिस प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं, जहां पर क्या होता है, जैसे ये आपके पास एक कंटेनर है, इसमें ये इनलेट है वाटर का, यहाँ पर ये आउटलेट है वाटर का, और इस बैग में ये आपके पास जो बैग है जो आपकी क्या है, डायलाइजिंग मेम्ब्रेन है। डायलाइजिंग मेम्ब्रेन क्या होती है, जो सिर्फ यहाँ पर सॉल्वेंट के साथ साथ जो आयंस हैं उनको ही अलाउ करती है अपने से पास होने को, ठीक है। यानी कि केवल जो सॉल्वेंट है और जो आपके पास आयंस हैं, ठीक है, केवल वही यहाँ पर इस मेम्ब्रेन को पास कर सकते हैं, यानी कि कोलाइडल पार्टिकल इसको पास नहीं कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि अब जो अंदर आपके पास आयंस हैं, दीज विल कम आउट, ये पार्टिकल्स बाहर आएंगे ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर रिवर्स ऑस्मोसिस कहेंगे हम इसे, ठीक है, जिसमें क्या होता है, आपके पास अंदर जो आयंस हैं दीज कम्स आउट, ठीक है, ये आपके बाहर आ जाते हैं प्योर वाटर में, और जिसकी वजह से यहाँ पर अंदर के कोलाइडल पार्टिकल्स आपके क्या हो जाएंगे, पूरी तरीके से प्योर हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस हियर, जहाँ पे अंदर के आयंस प्योर वाटर में बाहर आ जाएंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस कहेंगे इसे, और ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायलाइसिस, ठीक है। तो इसको फिर से समझ लीजिए अगर समझ नहीं आया, ठीक है। यहाँ पर प्योर वाटर है, दिस इज कंटेनिंग प्योर वाटर, इसमें हमने एक डायलाइजिंग मेम्ब्रेन बिल्कुल वैसी मेम्ब्रेन होती है जैसे ऑस्मोसिस में हम यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि इस प्रोसेस में केवल जो सॉल्वेंट है और दूसरा जो आयंस हैं इसमें, जिनका साइज 1 नैनोमीटर से कम है, केवल वही आयंस और जो सॉल्वेंट है केवल वही इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, इसके आर पार जा सकते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जो कोलाइडल पार्टिकल जिनका साइज मोर देन 1 नैनोमीटर है, ठीक है, इससे ज्यादा जिनका साइज है यहाँ पर, ठीक है, वो पार्टिकल्स इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है, अंदर आपके पास क्या बचेगा, अंदर आपके पास कोलाइडल पार्टिकल्स बचेंगे और आपके पास जो आयंस थे, यहाँ पर इम्प्योरिटीज थी, वो पूरी तरीके से बाहर चली गई। तो इस तरीके से आपका ये कोलाइडल सॉल्यूशन प्योर हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम डायलिसिस, ठीक है। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो बिल्कुल डायलिसिस ही है ये, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, एनोड रख दिया, यहाँ पर हमने कैथोड रख दिया। अब ये जो प्रोसेस है ये जरा फास्ट हो जाएगी, ये डायलिसिस आपके थोड़ा फास्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं, जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपके पास KCl भी है, इस कोलाइडल सोल में आपके पास KCl भी है, तो कैथोड यहाँ पर अगर नेगेटिवली चार्ज है तो Cl नेगेटिव, ठीक है, और ये K पॉजिटिव। तो अगर ये कैथोड यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज है तो K पॉजिटिव इस तरफ आ जाएगा और Cl नेगेटिव आपका इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, इस तरफ आ जाएगा। किसकी हेल्प से, ये एनोड प्लेट की हेल्प से और कैथोड प्लेट की हेल्प से। तो यानी कि जो डायलिसिस प्रोसेस है ये थोड़ा फास्ट हो जाती है इसी वजह से। तो इस तरीके से आपके पास जो यहाँ पर मेम्ब्रेन है, डायलाइजिंग मेम्ब्रेन है,
वो सिर्फ यहाँ पर आयंस को पास करेगी, और वो भी फास्ट तरीके से, क्योंकि यहाँ पर आप इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज कर रहे हैं, जिसके कारण आपका यहाँ पर जो कोलाइडल सोल है वो पूरी तरीके से प्योर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बहुत ही सिंपल है। ठीक है, यहां पर इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो आपके पास, मान लीजिए हम बात करते हैं एक फिल्टर पेपर की, तो फिल्टर पेपर में पोर्स होते हैं, जिन पोर्स से आपका सॉल्वेंट पास हो सकता है, कुछ आयंस आपके पास हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनका साइज फिर भी काफी बड़ा होता है। साइज बड़ा होने के कारण यहां से कोलाइडल पार्टिकल्स भी आपके पास हो सकते हैं। तो यहां पर ये जो फिल्टर पेपर है, दिस फिल्टर पेपर इज कन्वर्टेड इनटू अल्ट्रा फिल्टर। अल्ट्रा फिल्टर में कन्वर्ट करने का मतलब ये हुआ, इनके पोर्स को इतना छोटा कर दिया जाता है कि यहां से कोलाइडल पार्टिकल्स आपके पार न जा पाए। सिर्फ पार कौन जाएगा? पार आपके पास केवल जो आयंस हैं, केवल वही पार जा सकते हैं जिनका साइज 1 नैनोमीटर से कम है। तो ऐसा करने के लिए हम ये वाली जो प्रोसेस है उसका यूज करते हैं, जिसमें आप ये देख सकते हैं किस तरीके से हम करते हैं। कोलाइडल पार्टिकल कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। तो जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है उसको हमें अल्ट्रा फिल्टर पेपर में कन्वर्ट करना होता है बाय रिड्यूसिंग इट्स साइज, बाय इम्प्रेग्नेटिंग विद कोलाइडल सॉल्यूशन टू स्टॉप द फ्लो ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। ठीक है, किसी कोलाइडल पार्टिकल के सॉल्यूशन में आप इसको डालते हैं। जब आप डाल देंगे तो ऐसी कंडीशन में कुछ कोलाइडल पार्टिकल्स इन पोर्ट्स पे चिपक जाते हैं। चिपकने के बाद अब इनका जो साइज है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, साइज छोटा होने के बाद अब यहां से केवल आयंस ही पास हो पाएंगे, कोलाइडल पार्टिकल पास नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इस अल्ट्रा फिल्टर से जब आप यहाँ पर किसी कोलाइडल सॉल्यूशन को डालेंगे इसमें, तो केवल आयंस और सॉल्वेंट ही पास होंगे, कोलाइडल पार्टिकल पास नहीं होंगे। इस तरीके से आप उस कोलाइडल सॉल्यूशन को प्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी कोलाइडल अल्ट्रा फिल्टर बनाने की जो पूरी प्रोसेस है यहाँ पे लिखी गई है, आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। अब कोलाइडल सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज हैं, बिल्कुल जैसे आपने देखा था जब हमने सॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें आपने देखा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। तो जाहिर सी बात है, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो कोलाइडल सॉल्यूशन की होगी ये स्मॉल ऑर्डर की होगी। क्यों? क्योंकि कोलाइडल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करती है, और जब ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, जाहिर सी बात है कि क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपके पास सॉल्यूशन होता है, ट्रू सॉल्यूशन होता है, वहां पर पार्टिकल के जो साइज होते हैं वो 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि वहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन में एक रेंज होती है साइज की, वो 1 नैनोमीटर से लेकर, ठीक है, 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक होती है, जो कि यहाँ पर सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़े हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन है उस केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे, क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम ये कहते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स बीइंग बिगर एग्रीगेट्स, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन कोलाइडल सॉल्यूशन इज कंपैरेटिवली स्मॉल एज कंपेयर टू द ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो आपके पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो भी स्मॉल ऑर्डर की होती हैं सॉल्यूशन के मुकाबले। ठीक है, रीजन कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? ऑस्मोटिक प्रेशर आपने पढ़ा था, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ा था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था आपने। तो ये है बात। आगे चलते हैं टिंडल इफेक्ट। इसके बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, टिंडल इफेक्ट के बारे में। ठीक है, तो जैसे ये स्काई ब्लू दिखता है, किसकी वजह से दिखता है? टिंडल इफेक्ट के कारण दिखता है। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे कि जो स्काई में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वहां पर जब सनलाइट पड़ती है तो ये ब्लू कलर को सबसे ज्यादा स्कैटर करती है। तो ब्लू कलर को सबसे ज्यादा स्कैटर करने के कारण आपका जो स्काई है ये ब्लू दिखाई देता है। ठीक है, इन द सेम वे कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन है, जैसे मान लीजिए ये है, आप इसको यहां से देख रहे हैं, जब आप इसको यहां से देखेंगे, ठीक है, आपने यहां पर आप यहां से देख रहे हैं, ठीक है, ये ऊपर से आपने देखा, बिल्कुल वर्टिकली इसको देख रहे हैं, यहां से आपने लाइट का सोर्स इसमें डाला है। जब आप लाइट का सोर्स इसमें डालेंगे तो जो पार्टिकल यहां पर है ये इस तरीके से इस लाइट को डिस्पर्स कर देगा। लाइट को डिस्पर्स करने पर क्या होगा? ठीक है, अब यहां पर एक ऐसी कंडीशन बन जाएगी जिसमें आपको एक कोनिकल स्ट्रक्चर दिखेगा। तो ये जो कोनिकल पाथ यहां पे बन रहा है इसको हम कहते हैं टिंडल कोन।
इसे हम टिंडल कोन कहते हैं। जैसे आपने ऐसी कंडीशन जरूर देखी होगी, जैसे घरों में दिन के टाइम अगर आप दरवाज़ा बंद कर देते हैं और अंदर आपका पूरा अंधेरा हो चुका है, अगर कहीं से थोड़ा सा अगर लाइट अगर आ रही हो घर में, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से डस्ट पार्टिकल आपको घूमते हुए दिखाई देते हैं। तो वो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनका आपने अगर, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई रूम है, दिस इज रूम विच इज कंप्लीटली क्लोज्ड, ठीक है, पूरे तरीके से अंधेरा है, यहाँ पर डार्क हुआ है, ठीक है। अब जो ये डार्क हुआ है, आपने देखा इसमें कि कहीं पर एक होल है, एक स्मॉल होल है कहीं पर, तो यहाँ से जब लाइट आएगी तो लाइट कैसी आती है, लाइट यहाँ पर इस तरीके से आती है, एक कोन जैसा यहाँ पर बनता है, ठीक है। जहाँ होल है वहाँ पे जो पाथ है वो छोटा दिखाई देता है, जैसे जैसे आगे जाता है पाथ आपका बड़ा होने लगता है, और यहाँ पर आपको डस्ट पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। तो ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो पाथ आपको दिखाई दे रहा है, ये कॉनिकल दिखाई देता है। इसको हम कहते हैं क्या, टिंडल कोन। इसको क्या कहते हैं, टिंडल कोन। कॉनिकल स्ट्रक्चर होने के कारण इसको टिंडल कोन कहते हैं। और दूसरी चीज, ये जो इफेक्ट आप देख रहे हैं, ये पूरा जो फेनोमेनन जो आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। अब यहां पर, अब इसमें जरा इसमें सोचें जरा, अगर यहां पर डस्ट पार्टिकल्स नहीं होते तो क्या आपको ये पाथ दिखाई देता, बिल्कुल नहीं दिखाई देता। अगर डस्ट पार्टिकल ना होते तो आपको ये जो कॉनिकल पाथ दिखता है ये आपको नहीं दिखाई देता, ठीक है। डस्ट पार्टिकल के होने से जो लाइट है वो स्कैटर होती है, स्कैटर होने के बाद आपकी आंखों तक पहुंचती है, तभी आप इन पार्टिकलों को देख पाते हैं, और देखने के कारण आपको ये जो पाथ है ये आपको कॉनिकल नजर आता है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये टिंडल इफेक्ट के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो इसकी जो कंडीशंस हैं, ठीक है, द डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स पार्टिकल्स, जो यहाँ पर पार्टिकल्स हैं, इज नॉट मच स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज। तो लाइट की जो वेवलेंथ यहाँ पर है, ठीक है, उन पार्टिकल साइज, उन जो आपके पास डिस्पर्स पार्टिकल्स हैं उनका जो डायमीटर है, ठीक है, वो यहाँ पर लाइट जो यूज हो रही है उसकी वेवलेंथ से स्मॉल नहीं होने चाहिए। एक पहली कंडीशन ये। दूसरा है रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस ऑफ द डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्जन मीडियम डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम का बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं आना चाहिए, ठीक है। किसके रिगार्डिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, कलर। तो हमने जैसे देखा था अभी, ठीक है, कलर पे असर पड़ता है। द कलर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट स्कैटर्ड बाय द डिस्पर्स पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये चीज़ें इनके साइज पे भी डिपेंड करता है। साइज पे जैसे हम बात करते हैं, जो आपका गोल्ड सोल होता है ना, गोल्ड सोल, तो गोल्ड सोल आपको पता है एक मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है। आपने मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में मैंने बताया है आपको, ठीक है। आप इसके लिए पिछले वीडियो देख सकते हैं जहां पर पार्टिकल का एग्रीगेशन होता है। तो पार्टिकल पहले जैसे स्मॉल साइज के, बाद में एग्रीगेट होकर बड़े साइज के, फिर एग्रीगेट होकर और बड़ा साइज बनाया। तो यहाँ पर जो इनका साइज है, पहले छोटा साइज, फिर बड़ा साइज, फिर और बड़ा साइज, तो साइज के अकॉर्डिंग इनका कलर भी चेंज होता है, ठीक है। तो ये इसके इफेक्ट्स होते हैं यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन में, टिंडल इफेक्ट के, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर इनका कलर में चेंज, जैसे टिंडल इफेक्ट हमने बात की थी उसी तरीके से कलर भी चेंज होता है आपका, ठीक है। आगे बात करते हैं ब्राउनियन इफेक्ट, यानी कि ब्राउनियन मूवमेंट। तो ब्राउनियन मूवमेंट भी वही है कि पार्टिकल्स आपके कोलाइडल सॉल्यूशन में जिग जैग मोशन में मूवमेंट करते हैं इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से मूवमेंट करते हैं, ये ऐसे नहीं करते, बिल्कुल ऐसे इस तरीके से नहीं करते, यहाँ पर जिग जैग मोशन में इस तरीके से, लाइक दिस, इस तरीके से इनका मूवमेंट होता है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं जिग जैग मोशन, और इसी जिग जैग मोशन को ब्राउनियन मूवमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो ये है इसके बारे में। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये देख लीजिए इस तरीके से इनका मूवमेंट होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है। अब कोलाइडल पार्टिकल के जो चार्ज हैं उन पे बात करते हैं कि देखो कोई भी जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, इसे समझने की कोशिश करते हैं।
यहाँ पर जो उसका चार्ज है, जैसे मान लीजिए आप बात करें FeOH होल थ्राइस, ये आपके पास फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, ये आपके पास डिस्पर्जन मीडियम में डिस्पर्स हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनका कोई ना कोई चार्ज जरूर होगा। ये जो आपके पास ये जो न्यूट्रल जो दिख रहा है, इसकी सरफेस पर कोई ना कोई पार्टिकल आपका होगा, और हो सकता है ये पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है ये आपका या तो नेगेटिवली चार्ज हो, लेकिन या तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा या तो नेगेटिवली चार्ज होगा। तो कोलाइडल पार्टिकल की सरफेस पे किसी आयन के एडजॉर्ब होने के कारण इनका कोई पर्टिकुलर चार्ज होता है, ठीक है, या तो पॉजिटिवली चार्ज होंगे या तो नेगेटिवली चार्ज होंगे। आपने देखा हो जो क्लाउड्स होते हैं, ठीक है, जो बादल होते हैं, बादल के आपस में टकराने से, ठीक है, बारिश होती है, ये आप लोग जानते हैं। जो क्लाउड होते हैं ना आपस में टकराते हैं तब बारिश होती है। तो एक्चुअली क्या होता है, जो क्लाउड्स होते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए क्लाउड है, तो जो क्लाउड्स होते हैं इनमें कोई ना कोई चार्ज होता है। जैसे ये आपके पास जनरली नेगेटिवली चार्ज होते हैं, दीज आर नेगेटिवली चार्ज। अब यहाँ पर भी ये नेगेटिवली चार्ज है, ये दूसरा क्लाउड भी नेगेटिवली चार्ज है। अब जैसे यहाँ पर ये आपस में टकराते हैं, टकराने से क्या होगा, इनके बीच में कॉलिजन होंगे, कॉलिजन होने से यहाँ पर रिपल्सन होगा, और जिसके कारण यहाँ पर अब ये वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में कंडेंस हो जाते हैं, और इस तरीके से ये आपके पास रेन फॉल करते हैं। तो कोई भी कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, इनका कोई ना कोई चार्ज होता है, या तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं या तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। द चार्ज ऑन द सोल पार्टिकल इज ड्यू टू वन और मोर रीजन, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय सोल पार्टिकल्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रो डिस्पर्जन ऑफ द मेटल ड्यू टू प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस। तो एडजॉर्प्शन के कारण जनरली इसमें होता है, ठीक है। तो डबल लेयर फॉर्मेशन होता है इसमें। जैसे मान लीजिए ये आपके पास कोई कोलाइडल पार्टिकल है, ठीक है। अब कोलाइडल पार्टिकल है, यहाँ पर इसने नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को अपने इर्द गिर्द एडजॉर्ब करवा लिया। अब जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है ये क्या करेगा, काउंटर आयन जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है इसको अपने अराउंड ले आएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जो लेयर है, जो यहाँ पर सरफेस पर एडजॉर्ब हुई है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ये हुई आपकी कौन सी लेयर, दिस विल बी कॉल्ड फिक्स्ड लेयर। इसको हम क्या कहेंगे, फिक्स्ड लेयर। दूसरी चीज है ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये होगी आपकी कौन सी, काउंटर आयंस। दीज आर कॉल्ड काउंटर आयंस, इनको हम काउंटर आयंस कहते हैं, ठीक है, काउंटर आयंस, ठीक है। ये फिक्स्ड लेयर है और ये होगी आपकी काउंटर आयन लेयर, और इनके बीच में एक पोटेंशियल बनता है, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में हमेशा पोटेंशियल बनता है, और इस पोटेंशियल को हम कहते हैं क्या, जीटा पोटेंशियल। इस पोटेंशियल को क्या कहते हैं, जीटा पोटेंशियल, इस तरीके से ZETA पोटेंशियल, ठीक है। तो ये है यहाँ पर, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर सिंस सेपरेशन ऑफ चार्ज इज seat of potential, the charges of opposite sign on fixed and diffuse parts of the double layer results in difference in potential between these layers, और इसको हम क्या कहते हैं, जीटा पोटेंशियल। अब आगे बात करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस की। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस से मतलब होता है यहाँ पर, जैसे आप देख सकते हैं एक यू ट्यूब का यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, स्ट्रक्चर। ये एक ट्यूब है जिसका साइज, जिसका शेप यू शेप है, तो इसलिए इसको यू ट्यूब कहते हैं। तो यहाँ पर देखो जैसे कोई भी कोलाइडल पार्टिकल्स है, इनका कोई ना कोई चार्ज तो होगा। मैंने कहा कि कोलाइडल पार्टिकल का कोई ना कोई चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, जो आपके पास नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं। यहाँ पर जैसे ये एनोड है, ये आपका कैथोड है। एनोड आपका नेगेटिव चार्ज है, कैथोड आपका पॉजिटिव चार्ज है। अब जो ये पार्टिकल्स हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं, जैसे आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास की, इलेक्ट्रिसिटी पास करते समय अब यहाँ पर जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, अगर यहाँ पर इनका चार्ज पॉजिटिवली चार्ज होगा तो जाहिर सी बात है ये नेगेटिव प्लेट पर चिपक जाएंगे। अगर ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होंगे तो पॉजिटिव प्लेट पर चिपक जाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्या कर पाते हैं, प्योरिफिकेशन ऑफ द कोलाइडल सोल, ठीक है। यानी कि आप इसे ये भी कह सकते हैं किस तरीके से आप इसे प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, यू कैन प्रेसिपिटेट इट, ठीक है। So what we learn here, when electric potential is applied across the two platinum electrodes dipping in a colloidal solution, the colloidal particles move towards one or other electrode,
ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर कोलाइडेड पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, इस सॉल्वेंट से। अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे तो पॉजिटिव प्लेट पे, प्लेटिनम की पॉजिटिव प्लेट पे चिपक जाएंगे। अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होंगे तो नेगेटिव प्लेट पर चिपक जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या हुआ? इट इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टुवर्ड्स एनी इलेक्ट्रोड, अपोजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, ठीक है। आगे बात करते हैं कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। तो देखो, कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन की जब हम बात करते हैं तो बहुत ही आसान है यहाँ पे समझना। देखिए, यहाँ पर मैंने जैसे आपसे कहा था कि जैसे मान लीजिए ये आपके पास कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है, ठीक है। इस कोलाइडल सॉल्यूशन में यहाँ पर पार्टिकल्स हैं, इस तरीके से ये डिस्पर्स हुए हैं, और ये जो पार्टिकल्स डिस्पर्स हुए हैं किसमें? किसी लिक्विड मीडियम में। इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पर ये जो मैं ब्लू कलर का जो यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है, ये आपके पास क्या है? ये है आपके पास नेगेटिव चार्ज जो इन पर एडजॉर्ब हुआ है। इस तरीके से ये नेगेटिव चार्ज इन पर एडजॉर्ब हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें देखिएगा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जब आपने यहाँ पर इन पार्टिकल्स को इस तरीके से यहाँ पर चार्ज इनमें डाल दिया है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो पार्टिकल्स हैं, अब देखो एक्चुअली क्या है ना, जब इनिशियली, इसको फिर से समझते हैं जरा, एक्चुअली क्या है इनमें इनिशियली, जब अगर ये कोलाइडल सोल है, इफ दिस इज कोलाइडल सोल, दिस मस्ट हैव सम चार्ज। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये कोलाइडल सोल है, इनमें कौन सा चार्ज लगा हुआ है? इनमें नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज लगने से अब ये कभी भी आपस में क्लोज नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अब जैसे दो पार्टिकल हैं, इनमें, इसमें भी नेगेटिव चार्ज, इसमें भी नेगेटिव चार्ज, दोनों में अगर नेगेटिव चार्ज है, जाहिर सी बात है कि नेगेटिव नेगेटिव आपके रिपेल करेंगे आपस में। रिपेल होंगे तो कभी भी क्लोज ना आने से कभी भी प्रेसिपिटेट नहीं हो पाएंगे, एक दूसरे के साथ इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, यानी कि कोगुलेशन कभी भी नहीं हो पाएगा। अब जैसे मान लीजिए आपने इसमें किसी इलेक्ट्रोलाइट को आपने इसमें डाल दिया, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट आपने डाल दिया इसमें, NaCl आपने इसमें डाल दिया इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। जब आप इसे इसमें डाल देंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो ये आपके पास सॉल्यूशन है, इसमें जो Na पॉजिटिव है, दिस विल एक्ट एज अ ग्लू बिटवीन टू पार्टिकल्स। ये जो Na पॉजिटिव है, ये इसको भी अपनी ओर खींचेगा, इसको भी अपनी ओर खींचेगा, इसी तरीके से ये Na पॉजिटिव इसको भी खींचेगा, इसको भी खींचेगा, और इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये जो Na पॉजिटिव एज अ ग्लू काम करेगा, ठीक है, जैसे ग्लू होता है ना दो चीजों को चिपकाने के लिए, तो उसी तरीके से यहाँ पर Na पॉजिटिव एज अ ग्लू काम करेगा, जिसके कारण यहाँ पर ये एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे और नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएंगे ग्रेविटी के कारण, और इस तरीके से यहाँ पर आप इसे क्या कर पाएंगे? प्रेसिपिटेट कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से इनका प्रेसिपिटेशन हो जाता है। अब इसको और डिटेल में समझते हैं, देखिए, ठीक है। मेरे कहने का जो मतलब है वो ये है कि कोगुलेशन के लिए, ध्यान से समझिएगा, कोगुलेशन के लिए पहली चीज तो आप ये जानते हैं कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं इनका कोई ना कोई चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव चार्ज उनमें होगा एडजॉर्ब हुआ, या नेगेटिव चार्ज उसमें पहले से ऑलरेडी एडजॉर्ब होगा, ठीक है। यानी कि ये जो एडजॉर्प्शन ऑफ चार्ज है ये नेसेसरी है कोलाइडल पार्टिकल की स्टेबिलिटी के लिए, और वो होता है, ठीक है। तो इस बात को आपको मानना है। दूसरी बात यह है कि जब आप कोगुलेशन करना चाहते हैं तो आपको किसी इलेक्ट्रोलाइट को इसमें डालना होगा। आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो इस तरीके से आयन में डिसोसिएट हो सकते हैं, जैसे ये NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव डिसोसिएट हो सकता है, KCl भी हो सकता है, ऐसी आपका ElCl3 भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से जर्कोनियम, ठीक है, इससे जर्कोनियम फॉस्फेट भी हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, यहाँ पर देखो FeCl3 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट हैं जो आपको कोगुलेशन के लिए चाहिए।
अब दूसरा जो पॉइंट है कि यहाँ पर हर इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। जैसे NaCl में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, KCl में K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, AlCl में Al +3 है और Cl आपका Cl नेगेटिव है। जर्कोनियम में जो जर्कोनियम है +4 है और फॉस्फेट आपका PO4 3 नेगेटिव है, Fe आपका 3 पॉजिटिव है, Cl आपका 1 नेगेटिव है। तो इस तरीके से आपको पता है कि कौन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, कौन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और कितने चार्ज वाला है। ठीक है, तो हमेशा इलेक्ट्रोलाइट में केवल एक ही आयन आपका एक्टिव आयन होता है। तो एक्टिव आयन किसे कहते हैं? एक्टिव आयन उसे कहते हैं जो कोलाइडर पार्टिकल पर क्या करेगा, कोलाइडर पार्टिकल को कोगुलेट करेगा। यहाँ पर जैसे मान लीजिए अभी हमने बताया था कि Na पॉजिटिव यहाँ पर एज ए ग्लू काम करता है, दो पार्टिकल को कोगुलेशन में यूज होता है। तो जो Cl नेगेटिव है इस केस में, जो Cl नेगेटिव है वो यहाँ पर कोगुलेशन नहीं करेगा, सिर्फ कौन करेगा? Na पॉजिटिव करेगा। और इस Na पॉजिटिव को हम क्या कहेंगे? एक्टिव आयन। इसको हम कहेंगे एक्टिव आयन। जो Cl नेगेटिव है ये यहाँ पर कोगुलेशन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका इनएक्टिव आयन। तो इनएक्टिव आयन का कोई रोल नहीं है, अगर रोल है किसी का तो एक्टिव आयन का रोल है। इसी तरीके से यहाँ पर ElCl3 में अगर मान लीजिए यहाँ पर Cl नेगेटिव आपका एब्जॉर्ब होता है, उसको कोगुलेट करता है, तो Al3 पॉजिटिव आपका इनएक्टिव आयन हुआ, एक्टिव आयन कौन हुआ? Cl नेगेटिव। इसी तरीके से या तो पॉजिटिव चार्ज होगा एक्टिव आयन या तो नेगेटिव चार्ज होगा एक्टिव आयन, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तीसरा जो पॉइंट है कोगुलेशन के लिए वो ये है कि चाहे वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो एक्टिव आयन या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो एक्टिव आयन, मोर द चार्ज ऑफ दैट आयन, जितना ज्यादा उसका चार्ज होगा, हो सकता है उसका चार्ज +1 हो सकता है +2 हो सकता है +3 हो। जैसे यहाँ पर Na+1 है, ठीक है, +2 किस केस में हो सकता है? +2 आपका जैसे CaCl2 है, तो यहाँ पर Ca2 पॉजिटिव का +2 है। +3 किसका हो सकता है? जैसे Al +3 का होता है। तो इस तरीके से +4 किसका हो सकता है? Zr+4 का। तो ये इनका चार्ज है। ठीक है, तो जितना ज्यादा इनका चार्ज होगा उतने ज्यादा इनकी कोगुलेशन पावर ज्यादा होती है। मोर द चार्ज ऑफ द आयन मोर विल बी इट्स कोगुलेशन पावर। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर यहाँ पर एक्टिव आयन आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हुआ, तो अगर नेगेटिव इस तरीके से -1 है या -2 है या -3 है, ठीक है, जैसे -1 के केस में आपका Cl नेगेटिव आ सकता है और -2 के केस में SO4 2 नेगेटिव आ सकता है, -3 के केस में PO4 3 नेगेटिव आ सकता है। तो जो आपका फॉस्फेट है, फॉस्फेट यहाँ पर ज़्यादा कोगुलेशन करेगा क्योंकि इसका चार्ज ज़्यादा है। ये थोड़ा कम करेगा क्योंकि इसमें एक कम है, ये और कम करेगा क्योंकि इसमें सबसे कम है -1 है। तो मोर द चार्ज ऑफ द एक्टिव आयन मोर विल बी इट्स कोगुलेशन पावर। ठीक है, तो हार्डी-सुल्जे रूल यहाँ पर आता है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, हार्डी-सुल्जे रूल, हार्डी-सुल्जे रूल क्या कहता है? हार्डी-सुल्जे रूल, ठीक है, हार्डी-सुल्जे रूल। तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो आपके पास पहली चीज तो होती है एक्टिव आयन। ठीक है, तो एक्टिव आयन कौन होता है? एक्टिव आयन उसे कहते हैं, ठीक है, आयन हैविंग चार्ज जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडल पार्टिकल का जो चार्ज है उसके जस्ट अपोजिट, यानी कि अगर कोलाइडल पार्टिकल पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होना चाहिए, अगर कोलाइडल पार्टिकल नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी बात है कि चार्ज ऑफ एक्टिव आयन, चार्ज ऑफ एक्टिव आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेशन। ठीक है, तो जैसे जैसे यहां पर चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे कोगुलेशन भी बढ़ेगा। तो ये दो यहाँ पर हार्डी-सुल्जे रूल है, इसको आपको नोट करना है। चार्ज ऑफ एक्टिव आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेशन। तो जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यहाँ पर इन तीनों में से ये 1 2 3 4
सबसे ज़्यादा कोगुलेशन कौन करेगा? ये करेगा, क्योंकि इसका चार्ज क्या सबसे ज़्यादा है 4 नेगेटिव। फिर ये करेगा, ये सब कम है, ये लीस्ट है। तो ये है बात। आगे बात करते हैं यहाँ पर कोगुलेशन ऑफ लियोफिलिक सोल्स। तो लियोफिलिक सोल्स की जब बात करते हैं यहाँ पर, तो सीधी सी बात है, हम दो तरीके से इसका कोगुलेशन कर सकते हैं। जैसे अभी आपको बताया बाय एडिंग द इलेक्ट्रोलाइट, जो हमने अभी बात की थी कोगुलेशन के लिए किस तरीके से हम एक्टिव आयन का यूज करते हैं तब जाके कोगुलेशन होता है, ठीक है। दूसरी बात है कि बाय एडिंग अ सुइटेबल सॉल्वेंट। अब सुइटेबल सॉल्वेंट क्या करता है? जैसे मान लीजिए स्टार्च है आपके पास, ठीक है। स्टार्च और जो वाटर होता है, स्टार्च और वाटर क्या है? दिस फॉर्म्स कोलाइडल सोल। एक आपका लियोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है स्टार्च और वाटर का। अब यहां पर मान लीजिए आपके पास ये स्टार्च पार्टिकल्स है, ठीक है। तो ये लियोफिलिक है। लियोफिलिक का मतलब हुआ कि यहाँ पर जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो इसको सराउंड कर रहे हैं। ये आपका वाटर लविंग पार्टिकल्स है। इस तरीके से वाटर की लेयर इसमें बनी हुई होती है। अब आप क्या करेंगे? यहाँ पर सुइटेबल सॉल्वेंट डाल देंगे। सुइटेबल सॉल्वेंट कौन सा डाल दिया? जैसे मान लीजिए आपने डाल दिया यहाँ पर अल्कोहल डाल दिया या एसीटोन डाल दिया। अब अल्कोहल एसीटोन क्या होते हैं? इनकी टेंडेंसी होती है, ये जब आप इसको इसमें डाल देंगे एसीटोन, जैसे मान लीजिए आपने डाल दिया, तो ये क्या करेंगे? कोलाइडेड पार्टिकल के अराउंड जो शीथ लगी है, किसकी? वाटर की जो शीथ है यानी कि लेयर है, इसको डिहाइड्रेट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिस्पर्स फेज को डिहाइड्रेट कर देंगे, इनके शीथ को हटा देंगे। और शीथ को हटाने के बाद, ठीक है, शीथ को हटाने के बाद यहां पर क्या हो जाएगा? ये इस तरीके से ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं ये पूरी तरीके से विदाउट शीथ हो जाएंगे। इस तरीके से ऐसे विदाउट शीथ हो जाएंगे। और विदाउट शीथ वाले होने से क्या हो जाएगा यहाँ पर? अब यहाँ पर जब आप इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट डालने से ये आसानी से आपके कोगुलेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है यहाँ पर कंडीशन, ठीक है, इसकी। तो ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। फिर प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स ये हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप ये समझ गए होंगे कोगुलेशन ऑफ लियोफिलिक सोल्स। तो पहला यहाँ पे क्या होता है? आप इलेक्ट्रोलाइट डाल के भी कर सकते हैं। अगर ये लियोफिलिक सोल है, पहले आप इसको डिहाइड्रेट कर लो। डिहाइड्रेट करने से ये होगा कि इलेक्ट्रोलाइट आसानी से इसमें काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लियोफिलिक सोल का कोगुलेशन कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, ओके। एंड थैंक यू सो मच, and please watch the video completely, and if you don't understand then please rewatch the video, इसे दोबारा देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। So thank you so much.